हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और देखिए सीटेट के लिए जो हमने अभी बैच स्टार्ट किया है अभ्यास 2.0, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज जो हम डिस्कस करेंगे 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे प्यारे बच्चों को डर लगता है किससे? पेडागोजी से, है ना। इसकी जो भाषा होती है कई बार पढ़ने में बहुत कठिन लगती है ना। तो हम क्या करते हैं, उनमें वैसे देखकर ही घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को वन बाय वन वर्ड अगर पेशेंस के साथ पढ़ें तो हम उनमें भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और सही ऑप्शंस को बहुत आराम से पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में जब मैं आपको ये पेडागोजी का पेपर सॉल्व कराऊंगी तो इसी के साथ साथ हम इसमें पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स के बारे में भी साथ ही साथ ही बात करते जाएंगे ताकि आपको ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ठीक है, देखिए नहीं जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं को छोड़ दिया तो प्रश्न का पूरा आधार बदल गया। तो आपको नहीं को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नहीं का मतलब ये है, उसने हमसे पूछ लिया है कि जब बच्चे गणित में जो सीखते हैं प्राथमिक कक्षाओं में तो उनके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होगा। ऑप्शन ए है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन बी है प्राथमिक गणित भाषा का विकास। ऑप्शन सी है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। या फिर ऑप्शन डी है तर्क कौशल का विकास। देखिए बात हो रही है किसकी? प्राथमिक कक्षाओं की। प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या पढ़ा रहे हैं? गणित, उनको सिखा रहे हैं गणित। तो उसके हिसाब से देखिए सबसे पहला ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं को समझना। ये तो जरूरी है, गणितीय अवधारणाओं को समझेंगे बच्चे तभी तो गणित के बारे में जानेंगे। ऑप्शन बी है गणितीय भाषा का विकास। जब बच्चे गणितीय अवधारणाओं को समझना शुरू करेंगे, जब गणित की अवधारणाओं को समझेंगे तो उनमें क्या होगा? गणितीय भाषा का विकास भी होगा। ऑप्शन सी है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। क्या है? प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। आप बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा देखिए प्राथमिक कक्षाओं में है, अगर आपने उसको कोई कॉन्सेप्ट बताया है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो आप उसमें ना सटीकता की उम्मीद नहीं रख सकते। छोटा बच्चा है, सीख रहा है। थर्ड ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास। तो ये भी सही है। हमसे पूछा है नेगेटिव, नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणित की समस्या का जवाब देने में सटीकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में, देखिए बात हो रही है अभी भी प्रारंभिक कक्षाओं की, एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? What sequence of the following instructions should be followed in development of a mathematical concept in elementary classes? फर्स्ट है चित्र बनाना, सेकंड है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, सी है अनुभव प्रदान करना, या फिर फोर्थ है भाषा के माध्यम से समझना। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो ड्राइंग पिक्चर्स, यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनुभव, सबसे पहले अनुभव प्रदान करना। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? गणितीय अवधारणा के विकास की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुभव के बारे में, अनुभव प्रदान करना, यानी कि ये होगा फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद आएगा भाषा के माध्यम से समझाना। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो पहले आप क्या करेंगे? उसके बारे में कोई अनुभव प्रदान करेंगे, फिर उसको भाषा के माध्यम से समझाएंगे, फिर होगा चित्र बनाना, उसके बाद आएगा चित्र बनाना, और फिर लास्ट आएगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना, चित्र बनाना, और फिर क्या करना है? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने एक संख्या को, टीचर ने संख्या दी, उसको घटाया है। उसने क्या करा है, 83 में से 27 को माइनस करके लेकर आया है 64। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, घटाने की बात हो रही है, घटाव सीखने का बोध कराता है। Which one of the following statement gives idea about child's learning of subtraction? ठीक है, सबसे पहले क्या किया है, ऑप्शन है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। हो सकता है ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। अगर बच्चे को पता ही नहीं होता कि घटाना किसे कहते हैं या घटाव कैसे करते हैं, तो वो 83 में से 27 माइनस करके 64 कैसे लेकर आता, यानी कि उसको घटाने की समझ है। ऑप्शन सी है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्या के घटाव की प्रक्रिया को जानता है। सही बात है, उसने 2 अंकों की संख्याओं को घटाया है, यानी कि उसको घटाव की प्रक्रिया को जानता है। ऑप्शन डी, यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। क्या ये गलती है, इसे बार बार अभ्यास करके सुधार सकते हैं? अगर हमने उस बच्चे को इसी कॉन्सेप्ट के साथ बोल दिया कि आप इसको बार बार अभ्यास करते रहिए, तो जो उसका कॉन्सेप्ट है घटाने का, किसके बारे में गलत धारणाएं हैं, उसको स्थानीय मान के बारे में, वो कभी दूर नहीं हो पाएंगी। वो अभ्यास करता रहेगा इसी चीज का और बार बार सेम गलती करता रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। उसे नहीं पता कि ये 3 में से 7 नहीं जाएगा, उसे क्या लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, तो उसको स्थानीय मान के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। अधिगम और आकलन के बारे में हमको इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। ऑप्शन सेकंड, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। ऑप्शन नंबर 3, प्रगति रिपोर्ट का विकास। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि, रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो देखिए, जब भी अधिगम और आकलन के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो सबसे पहले इन चारों पॉइंटों के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा, सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लानिंग करनी है। और क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप कोई चीज पढ़ाना चाहते हो, कोई पाठ पढ़ाना चाहते हो, तो उसके बारे में क्या करना है, आपको योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आएगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग है विद किसके साथ, असेसमेंट इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो इसके बाद आएगा आपका फर्स्ट। फिर करेंगे हम प्रगति रिपोर्ट का विकास, तो इसके बाद आएगा थर्ड ऑप्शन और उसके बाद आएगा फोर्थ। यानी कि बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि और रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? Why are Roman numerals commonly used in writing numbers like the Hindu Arabic numerals? ऑप्शंस हैं कि जो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन बी, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर सी, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में क्या बच्चे भ्रमित हो सकते हैं? क्या इनके जो अक्षर होते हैं या इनको जो लिखने के जो इनके न्यूमेरल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं? तो ये तो नहीं होगा। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है।
बिल्कुल नहीं। अगर आप रेगुलरली रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ते रहेंगे, जैसे कि हम अपने पढ़ते हैं हिंदू अरबी अंकों को, तो क्या ये कठिन लगेंगे? नहीं लगेंगे। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोमन अंक जो हैं वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। द रोमन न्यूमेरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, so calculations are difficult to perform using these numerals। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा राइट वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए एक टीचर है, उसने क्या करा है, अपनी कक्षा के जो परिवेश में जो मौजूद वस्तुएं हैं उनके जो भौतिक गुण हैं उनको अपने शब्दों में समझाने के लिए उसने एक एक्टिविटी कराई है। तो उसके पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। ऑप्शन सी, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ऑप्शन डी है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जिस भी ऑप्शन में आपको अवसर की बात करने को मिले, अपॉर्चुनिटी आप बच्चे को दे रहे हैं, वो हमेशा ऑप्शन आपका सही होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों को क्या दिया गया है, अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करना है। सबसे पहले सपोज दैट आपके क्लास में आपने किसी बच्चे को बोला कि उसके पास पानी की बोतल है, तो वो उसको क्या कर सकता है, एक्सप्लेन करे अपनी भाषा में। तो उससे क्या होगा, देखो उसको भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का आपने अवसर दिया, अपनी भाषा में बताएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा और क्या करेगा, जो उनके आकारों में उनकी समझ को गहन बनाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो होगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणित हैं वो क्या हैं? कक्षा में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन बी, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं। ऑप्शन सी, इनमें अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। अगर ऐसा होता तो जो दुकान वाले हैं, है ना, ऐसा नहीं कि सारे दुकान वाले पढ़े लिखे ही होते हैं, कुछ ऐसे दुकानदार भी होते हैं जिनकी कैलकुलेशन जो होती है ना पढ़े लिखे लोगों से भी तेज होती है, उनको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप सामान बोलते जाओगे और उनके माइंड में कैलकुलेशन चलती जाएगी। तो अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता वाला ऑप्शन तो गलत है। संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। देखिए जो अशिक्षित दुकानदार हो गए हैं ना, जैसे कि व्यवहारिक रूप से जो दुकानदार क्या करते हैं, अपना हिसाब किताब रखते हैं, है ना, जरूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे ही हो, तो उसके लिए पता है क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इनसे हमें क्या करना चाहिए, देखिए वैकल्पिक रणनीतियों को हमेशा अपनाना चाहिए और कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा भी की जानी चाहिए, यानी कि शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर इन क्लासरूम एंड ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। ये जो ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी होते हैं ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। इन सारे को ऑप्शंस में अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के समूह को कैसे संभालना चाहिए। कैसा समूह है, एक विषम है, यानी कि हाउ शुड अ टीचर हैंडल ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम।
ऑप्शन ए है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, एक ही क्षमता वाले बच्चों को आपने एक साथ रख दिया और फिर क्या कर दिया, उनकी क्षमताओं के अनुसार आपने प्रश्न पूछा। नहीं, ये गलत होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ये भी गलत है। एक कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका उपलब्धि स्तर कैसा होता है, उच्च होता है, किसी बच्चे का निम्न होता है। तो आप उनको सबको एक कक्षा में रखकर समूहित करके नहीं कर सकते। किसकी बात हो रही है, आपको एक विषम ग्रुप को संभालने की बात हो रही है। यहाँ पर किसी शिक्षा की बात नहीं हो रही। आप सोचें कि समावेशी शिक्षा के हिसाब से सही होना चाहिए। अभी और ऑप्शंस पढ़ते हैं। देखिए, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। बिल्कुल गलत, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा जिसकी क्षमता कम है तो आप उसको उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न दे देंगे, और एक बच्चा जिसकी क्षमता कैसी है, उच्च है, तो आप उसको जटिल प्रश्न दे देंगे। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको क्या करना है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ रखना है, जिससे वो क्या करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। किससे सीखेंगे, एक दूसरे से। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि ऑप्शन नंबर ए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। ऑप्शन बी, विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। ऑप्शन सी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। या फिर ऑप्शन डी, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। देखिए, जहां पर भी बात होगी बच्चों को प्रिपेयर करने की, ये बात कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आपको क्या करना है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ानी है? नहीं। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटिशंस एंड स्किल्स टू बी अचीवमेंट बाई चिल्ड्रन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, एक्टिविटी है, कौन सा है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। ऑप्शन है, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। अगर क्लासरूम में खड़े होकर एक टीचर ये समझा रहा है कि आपको कोई प्रश्न कैसे हल करना है, क्या ये एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं। एक्टिविटी का पार्ट कब होता है, जब बच्चे उसमें एक्टिव होते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं कि बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। आप टीचर ने क्या किया, बच्चों को गिनती दे दी और उसको कविता के रूप में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये कोई एक्टिविटी है? नहीं। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, नकल करना एक नेगेटिव वर्ड है, और श्यामपट्ट आपने कुछ बच्चे को लिखकर दे दिया, बच्चा उतार रहा है, कॉपी पर उतार रहा है, तो क्या वो एक एक्टिविटी है? नहीं, कोई एक्टिविटी तो नहीं है ये। बच्चों का अन्वेषण में लगना, क्या कर रहे हैं बच्चे, कुछ अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, यानी कि इंगेज्ड हैं। चिल्ड्रन इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, है ना। बच्चे, आपने कोई उनको टास्क दिया है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें अन्वेषण में लगे हुए हैं, खोज करने में लगे हुए हैं। तो ये इसका पार्ट होता है एक्टिविटी का, गतिविधि का। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या करना है, बच्चे के बीच गिनती के कौशल को विकसित करना है, और उसका कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेगेटिव है। एक एक संगतता, ऑप्शन बी क्रमबद्धता होनी चाहिए,
ऑप्शन सी संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, या ऑप्शन डी समूह बनाना। देखिए कई बार ना हिंदी में ऐसा लगता है कि ये इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आपको ऑप्शन समझ में ना आए आप एक बार इंग्लिश की तरफ भी जरूर जाएं। 1 to 1, कॉरेस्पॉन्डेंस, सेरिएशन, रिसाइटिंग रैंडमली, या फिर क्रिएटिंग ग्रुप्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बात होगी अगर पूर्व संख्या अवधारणा की, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपने अपनी क्लास में किसी बच्चे से पूछा क्षेत्रफल क्या होता है, एक बच्चे ने तुरंत जवाब दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपसे ये पूछा गया है कि बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गलत। अगर उसे क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में पता नहीं होता तो वो लंबाई गुणा चौड़ाई का आंसर नहीं देता। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है, हो सकता है। अभी और ऑप्शन देखते हैं। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल, ऑप्शन डी है कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। अब बताइए इसमें कौन सा सही होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में क्या कर दिया है, उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स लर्निंग। देखिए गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आपसे पूछा गया है कि गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन बी, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, गलत बात है। इसका हमने क्या बताया था, हमने पहली क्लास में ये डिस्कस किया था कि लड़कियां कमजोर होती हैं गणित में। ये क्या है, समाज की संरचना है ना, रूढ़िवादिता हो गई कि भाई लड़कियां कमजोर होती हैं। ऐसा नहीं है, लड़के भी अच्छे होते हैं और लड़कियां भी अच्छी होती हैं। ऑप्शन सी, हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन डी, गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। नहीं, गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, नहीं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर कोई गणित सीख सकता है। एवरीबॉडी मैथमेटिक्स कैन लर्न। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने प्रयोग किया है किस विधि का, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, या फिर प्रयोगशाला विधि। देखिए शिक्षक ने क्या किया, एक शीट वितरित की बच्चों को, उस पर क्या बना हुआ था, 4 right angle triangle were drawn and asked the child to find the relationship between the side of a triangle। अब उससे पूछा है ये कौन सा मेथड है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, लेक्चर, या फिर लैबोरेटरी। तो इसका जो आंसर होगा ना सही, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, है ना। पहले क्या किया टीचर ने, एक शीट वितरित कर दी, उस पर क्या बने हुए थे, समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। फिर उससे उनसे पूछा गया कि त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए पहले उनको दिखाया गया शीट पर, है ना, पहले उदाहरण दिया गया। ये क्या होता है, आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर। उसके बाद जब उन्होंने शीट में उनको देखा, फिगर्स को देखा, उसके बाद उन्होंने क्या करा, संबंध बताने के लिए बोला गया। तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि, यानी कि उदाहरण से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानचित्र के बारे में सही नहीं है। ठीक है, पूछा है सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है संकल्पना अंत्य संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक हैं, बिल्कुल सही बात है।
means concept maps represent a collection of interconnected concept and links connecting them। सही है। हमसे पूछा है नेगेटिव, नहीं है। ऑप्शन बी, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। देखिए यहीं पर क्या हो गया ऑप्शन, हमने सही ऑप्शन पकड़ लिया, केवल। ये क्या करता है, केवल शब्द क्या है, एक नकारात्मक शब्द है, क्या करता है, बाउंड कर देता है किसको, ऑप्शन को। तो क्या संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, यही ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी के और ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। देखिए संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू इंस्ट्रक्शन। हमसे पूछा था नेगेटिव, कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आपके लिए इस और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, जिनमें कंटेंट और पैडागोजी दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तब तक वीडियोस को, क्लासेस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।